विपक्ष के भारी शोर शराबे और हंगामे के बीच 3 कृषि कानून को निरस्त करने वाला विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है। सबसे पहले सदन की कार्रवाई शुरू होने पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में विधेयक पेश किया और विपक्ष के विरोध के बावजूद बिल को पास कर दिया गया। इसके साथ ही दोपहर 2 बजे के बाद इस विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया और ध्वनि मत से उच्च सदन से भी बिल पास हो गया। दोनों सदनों से कृषि कानून वापसी बिल पास होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि पहले हमने कहा था कि सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेना होगा और आज इन कानूनों को निरस्त कर दिया गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिना चर्चा के कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया गया। ये सरकार चर्चा करने से डरती है। कांग्रेस के साथ विपक्ष के कई नेताओं ने जोरदार हमला किया। जितने फॉर्म बिल्स 3 फॉर्म बिल्स जो विड्रॉ किए, इसका तो हम स्वागत करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इसका कोई गैर अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है। हम जो 3 एक्ट उन्होंने विड्रॉ किया है उसके समर्थन में हम हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसके ऊपर बहस हो जाए। क्यों इतना देर हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीजें आ जाएंगे। लखीमपुर खीरी का भी इंसिडेंट आ जाएगा, दूसरी चीजें भी आ जाएंगी, तो इसीलिए हम चाहते हैं फुल डिस्कशन उसके ऊपर। Problem is we want a discussion. Discussion is important. But without discussion they just pass bills, which is their way of doing things. इस समय के दौरान 750 के लगभग किसानों की जान जा चुकी है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? संसद में उन 750 किसानों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए, उनके परिवारों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए, एमएसपी कानून की गारंटी का बिल भी आना चाहिए। और लखीमपुर खीरी की घटना हुई जिसमें किसानों को रौंद दिया गया गाड़ियों से, उसमें जो मंत्री जी हैं उन पर 120B का पर्चा भी दर्ज है, उसको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। और बीजेपी के नेताओं ने मवाली, गुंडे, देशद्रोही, पता नहीं क्या क्या नाप शनाप बोला, उन सबसो की तरफ से प्रधानमंत्री को माफी भी मांगनी चाहिए। बिल पास होने के बाद अब इस पर हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद तीनों कृषि कानून निरस्त हो जाएंगे। फिलहाल एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की मांग पर सहमति जताते हुए विपक्ष भी इस पर कानून बनाने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष लोकसभा के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने खड़े होकर सरकार के खिलाफ नारे। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। पहले ही दिन कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में संसद के बाहर प्रदर्शन किया। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर रुख अख्तियार किए हुए है। कृषि कानूनों को वापस लेने में कथित देरी और किसानों से जुड़े मसले पर कांग्रेस ने सोमवार को सोनिया गांधी के नेतृत्व में संसद के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में राहुल गांधी भी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस ने नारेबाजी भी की। कांग्रेसियों ने किसानों के साथ न्याय करो का नारा भी लगाया। किसानों के साथ न्याय करो, किसानों के साथ न्याय करो। आपको बता दें, कांग्रेस के अलावा टीएमसी सांसदों ने भी केंद्र सरकार के 3 कृषि सुधार कानूनों के विरोध में 1 साल से चल रहा किसान आंदोलन 2 दिन में खत्म हो सकता है। गौरतलब है कि संसद के दोनों सदनों में सोमवार को 3 कृषि कानूनों की वापसी से जुड़ा विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित हो गया। इसके बाद सोमवार को सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के 32 किसान संगठनों की बैठक हुई। इसमें घर वापसी के लिए सहमति बन गई है। हालांकि अंतिम फैसला 1 दिसंबर को होगा। पंजाब के किसान नेताओं का कहना है कि संसद में कृषि कानून निरस्त करने वाला विधेयक पारित होना हमारी जीत है। भविष्य के कदमों पर चर्चा के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक 1 दिसंबर को होगी। फैसला लेने के लिए बनाए गए संयुक्त किसान मोर्चा
कि 42 लोगों की कमेटी की इमरजेंसी मीटिंग अब 1 दिसंबर को होगी। पहले ये 4 दिसंबर को होनी थी। पंजाब के किसान नेता हरमीत कादिया ने कहा, हम जीत हासिल कर चुके हैं, अब हमारे पास कोई बहाना नहीं है, घर वापसी पर। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन खत्म करने के सवाल पर कहा कि अभी उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि एमएसपी कानून समेत कई अन्य मुद्दों पर अब भी बात किए जाने की जरूरत है और जब तक सरकार उन पर बात नहीं करती है उनका आंदोलन जारी रहेगा। टिकैत ने कहा कि संसद के दोनों सदनों से कानूनों की वापसी के बिल पारित होने को हम उन 750 किसानों को समर्पित करते हैं जो आंदोलन के दौरान शहीद हो गए। एक सवाल है, क्या है? जब ऐलान किया आप लोग कह रहे थे लिखित में होगा तब मानेंगे, आज लिखित में भी अरे लोकसभा हो से तो गया, पारित हो गया। मान तो गए और क्या संतुष्ट है आप? करो, संतुष्ट है हो क्या? तो गया, एक बीमारी थी उसका बीमारी कट गई। तो आज का जश्न मनेगा कि हाँ, 750 लोग शहीद हो गए, हमारे जश्न मनाएंगे हम। 750 लोग जिसका मर जाओ जश्न मना होता है। लेकिन बिल वापसी की आप डिमांड मानते हैं कि बड़ी उनका डिमांड अरे वो बीमारी है, एमएसपी की भी बीमारी है, उनका बलिदान रंग ला रहा है, उनके लिए तो कुछ कहेंगे। उनका तो धन्यवाद है। ये पूरी जो वो जाएगा उन्हीं परिवारों को तो जाएगा। एमएसपी पर क्या लगता है, कहाँ कांटा फंसा हुआ है, कहाँ पेच फंसा हुआ है? क्या सरकार नहीं इस पर लाना हाँ, चाहती? क्या नहीं आप- जाना चाहती, व्यापारी को फसलों की लूट की छूट देना चाहती है, इसलिए नहीं जाना चाहती। तो क्या अभी आंदोलन चलता रहेगा? क्योंकि बिल वापसी आंदोलन में बड़ी- कहाँ जा रहे हैं हम अभी? ये किसने कहा कि आंदोलन इन तक खत्म हो रहा? टिकट बैरिकेड लगा हुआ है, क्या रास्ता खुलेगा? भाई बैरिकेटिंग का बताओ, बुझो उनसे। अधिकारी आपसे मिलने आए थे, क्या बात आप कर क्या रहे थे, क्या ट्रैक्टर रहा? लेकर के कानून जाएंगे? आज अगर नहीं जा होता है रहे, MSP? आज नहीं जा रहे। कानून वापस होने में 1 साल लगेगा, आपको क्या लगता है एमएसपी कितने महीनों में हो जाएगा? क्या पता मांग कितने तो में आपको हो क्या जाए। लगता है? अभी क्या पता कितने में हो जाए। लेकिन आज आप रास्ते गोल-मोल कब- जवाब दे रास्ते रहे कब- हैं। हाँ, गोलमोल जवाब दे रहे आप भाई जब हम। बात अब होती ये थी, बताइए, जब निशाना सरकार ने- साधना होता था तो बड़े तल्ख तेवर होते थे। इन्हें आज एक हो काम गया। तो कर लेने दो। आज के दिन के उजाले में ये कानून लग रहा, वापसी होने से हो जाए तो कल से फिर दूसरी बात बता देंगे। अच्छा, तो कल से आंदोलन की रूपरेखा अलग हाँ, बदल जाएगी। रूपरेखा 4 तारीख के बाद में बदलेगी। 4 को तय करना। हाँ, 4 को तय करेंगे। ठीक है साहब, आखिरी बात पूछ रहा हूँ, पंजाब के कुछ संगठन चाहते हैं कि मुद्दा जो था वो सुलझ गया, मांग पूरी हो गई, अब इस आंदोलन को खत्म करना चाहिए, तो आप लोग समाधान की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? ये एक हाँ, सवाल है। समाधान की तरफ तो जा रहे हैं हम। हाँ, कहाँ समाधान की तरफ? आप तो अभी भी पेंडिंग लगा रहे हैं, आप तो कहाँ? नए मुद्दे नहीं ला रहे हैं। नहीं, और भी बहुत बहुत अगर नहीं कुछ चाह रहे। संगठन ये घोषणा मुद्दे करते तो हैं कई कि हैं वो सर, खत्म कर रहे हैं मुद्दे हैं। आंदोलन, सड़क कब तब तक जाम आपका किया क्या रुख जाएगा? रहेगा? हमारे सामने तो किसी ने कहा ही नहीं अभी। अभी 32 संगठनों की मीटिंग चल रही है जो पंजाब से। अरे जब उनका रिजल्ट आओगा जब बताओ। ठीक है साहब, मूल सवाल यही है सर कि सड़क कब तक खुल जाएगा? क्योंकि हमने सड़क पे तो आप लोग खोल बैठे रखी, रहेंगे तो हमने तो सड़क कैसे सड़क खुलेगी? हमने तो सड़क खोल रखी। आपको अगर कानून दिखाई में नहीं सरकार ने दिखाई, कानून अरे वापस ले रुक तो लिया। जा महाराज, अगर दिखाई नहीं दे रहा चैनल वालों को तो बताओ मैं क्या करूँ? ये गाड़ी यहाँ तक आई आपकी समझी, यही रास्ते से आई। बैरिकेड लगे हुए तो ना। बैरिकेटिंग हमने लगा रखी है ये। आप सड़क से उतर जाइए, आप सड़क पे टेंट लगाएंगे नहीं, तो अरे इन्हें हटवा दो ना, बैरिकेटिंग का सवाल नहीं है यहाँ। आप अपने तो तंबू आंदोलन हटाएंगे जारी क्या? रहेगा, सड़क कुल से मिलाकर तंबू आंदोलन हटाएंगे। जारी रहेगा, क्यों बात तू उड़ जा रहे? आंदोलन जारी कुल रहेगा। मिलाकर राकेश टिकैत ने साफ कहा कि आंदोलन अभी भी जारी रहेगा और इसे खत्म करना है या नहीं, इस पर 4 दिसंबर को होने वाली बैठक में फैसला लिया जाएगा। इस बीच सिंघू बॉर्डर पर भी पंजाब के 32 किसान संगठनों की बैठक हुई, लेकिन उसमें भी घर वापसी को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। सिंघू बॉर्डर पर कोरोना वायरस का नया खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन कैसा दिखता है, इसकी पहली तस्वीर सामने आ गई है। ये तस्वीर रोम के बेम्बिनो गेसु अस्पताल ने जारी की है। इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये वेरिएंट कितना खतरनाक है। इटली के शोधकर्ताओं ने ओमिक्रॉन की फोटो जारी करने के साथ ही कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की तुलना भी की है। इस तस्वीर को रोम के बेम्बिनो गेसो अस्पताल में किए गए रिसर्च के बाद लिया गया है। इटली के शोधकर्ताओं द्वारा जारी इमेज से पता चलता है कि इस नए कोरोना वायरस वेरिएंट में 43 स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन मौजूद है। डेल्टा वेरिएंट में केवल 18 स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन थे। वैज्ञानिक वेरिएंट में हुए म्यूटेशन को लेकर ही ज्यादा चिंतित हैं। इससे पहले भी एक रिसर्च में कहा गया था कि ओमिक्रॉन वेरिएंट में 32 स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन हो सकते हैं। ये म्यूटेशन मानव कोशिकाओं वाले क्षेत्र पर ज्यादा केंद्रित रहता है।
हालांकि ये भी कहना है कि इसका सीधा मतलब ये नहीं है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट ज्यादा खतरनाक है। इसका मतलब ये है कि इस वायरस ने एक और वेरिएंट उत्पन्न कर अपने आप को इंसानों के हिसाब से ढाल लिया है। अभी ये कहना मुश्किल है कि ये वेरिएंट ज्यादा खतरनाक है या कम खतरनाक है। आसान भाषा में समझे तो म्यूटेशन का मतलब होता है कि वायरस में इंसानी कोशिका के मुताबिक उसमें संक्रमण फैलने के लिए खुद में बदलाव लाना। ओमिक्रॉन पर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि इस वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में 30 से ज्यादा बार म्यूटेशन हो चुका है, इसलिए यह वैक्सीन को भी चकमा दे सकता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट के पहले फोटो से इस बात का खुलासा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए विदेशी यात्रियों के लिए संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके मुताबिक एट रिस्क देशों से आने वाले सभी यात्रियों को आने के साथ ही कोविड-19 टेस्ट से गुजरना होगा। टेस्टिंग की शर्त तब भी लागू होगी जबकि आने वाले यात्री अगर पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होंगे। एट रिस्क वाले देशों को छोड़कर बाकी देशों के यात्रियों को एयरपोर्ट से बाहर जाने की अनुमति होगी 14 दिन के लिए। कोविड-19 के सबसे खतरनाक कहे जा रहे वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब इसकी जांच शुरू कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका से महाराष्ट्र पहुंचा एक शख्स कोरोना संक्रमित पाया गया है। इस बीच मुंबई से सटे ठाणे के भिवंडी में एक वृद्धाश्रम में रह रहे 69 बुजुर्ग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि इनमें से सभी की हालत फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक कोरोना संक्रमित पाए गए 69 लोगों में से 5 स्टाफ के सदस्य हैं, जबकि अन्य सभी कोरोना संक्रमितों की आयु 60 साल से ज्यादा है। इन सभी को ठाणे जिले के एक सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वृद्धाश्रम में इतने कोरोना केस आने के बाद अब इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। वृद्धाश्रम में रहने वाले एक व्यक्ति शुक्रवार को कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद शनिवार को डॉक्टरों की एक टीम ने भिवंडी के सोरगांव में स्थित मातोश्री वृद्धाश्रम का दौरा किया था। इस दौरान यहां पर रह रहे 109 लोगों का परीक्षण किया गया, जिसमें ज्यादातर कोरोना संक्रमित पाए गए। कुल संक्रमितों में से एक की हालत खराब बताई जा रही है, जिन्हें आईसीयू में भर्ती करवाया गया है। जिन 69 लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं, उनमें से 62 मरीज ऐसे हैं जिनका पूर्ण टीकाकरण हो चुका है, यानी कि वो कोरोना वायरस वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं। ठाणे जिले में हाल ही के महीनों में पहली बार इतनी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए फिलहाल इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। वहीं 15 मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि दक्षिण अफ्रीका से डोंबिवली लौटने वाले एक शख्स कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल ये पता करने के लिए कि वो ओमिक्रॉन पॉजिटिव हैं या नहीं, उनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। कोर्ट ने लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार से पूछा कि दिल्ली में कंस्ट्रक्शन बैन के बावजूद सेंट्रल विस्टा पर काम क्यों चल रहा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर राज्य सरकारें वायु प्रदूषण पर केंद्र और आयोग द्वारा जारी निर्देशों को लागू नहीं करते हैं तो वो प्रदूषण को कम करने के उपायों के क्रियान्वयन के लिए एक टास्क फोर्स का गठन करेंगे। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में कंस्ट्रक्शन पर बैन है, लेकिन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे काम चल रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट निर्माण गतिविधियों पर केंद्र से जवाब मांगा है। प्रोजेक्ट निर्माण कार्य पर रोक की मांग पर यह जवाब मांगा गया है। केंद्र से पूछा गया कि कौन से आदेशों पर राज्यों ने पालन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब से 1 दिसंबर शाम तक जवाब मांगा है। मामले पर अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने एसजी तुषार मेहता से पूछा कि वो कौन से राज्य हैं जिन्होंने प्रदूषण को लेकर निर्देशों का अनुपालन नहीं किया। जवाब में केंद्र सरकार ने दलील देते हुए कहा कि एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी ने राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली को 6 महीने पहले एक पत्र लिखकर कहा था कि जो प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग हैं उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए या फिर उन्हें प्रदूषण न फैलाने वाले ईंधन दीजिए।
लेकिन किसी राज्य ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया। इस पर सीजीआई ने कहा कि आपका कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सलाह का राज्य पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम उन राज्यों को नोटिस देकर पूछेंगे कि क्यों लागू नहीं किया गया। यही नहीं, दिल्ली के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती करवाया गया है। विनोद दुआ की बेटी मल्लिका दुआ ने ये जानकारी दी है। आपको बता दें, मल्लिका दुआ ने इंस्टाग्राम पर अपने पिता की हालत गंभीर होने की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, मेरे पिता की हालत काफी गंभीर है और वो आईसीयू में भर्ती हैं। मल्लिका ने अपने पोस्ट में लिखा कि अप्रैल के बाद से ही उनकी सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है। उन्होंने एक असाधारण जीवन जिया और हमें वही दिया। उन्हें दर्द नहीं होना चाहिए। मल्लिका ने लिखा कि सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं और मैं आप सब से गुजारिश करती हूं कि दुआ करें कि मेरे पिता को कम से कम तकलीफ हो। गौरतलब है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान भी विनोद दुआ और उनकी पत्नी चिन्ना दुआ कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उनकी पत्नी चिन्ना दुआ की कोरोना की वजह से मौत हो गई थी। पेशे से रेडियोलॉजिस्ट चिन्ना दुआ का असल नाम पद्मावती दुआ था। कोरोना संक्रमित होने पर उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। विनोद दुआ ने 7 जून को एक फेसबुक पोस्ट के जरिए अपनी पत्नी के निधन की दुखद खबर दी थी। आपको बता दें कि विनोद दुआ यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किए जाने वाले वीडियो को लेकर भी विवादों में रह चुके हैं। उन पर लोगों को वीडियो के जरिए भड़काने का आरोप लग चुका है। इसे लेकर विनोद दुआ के खिलाफ राजद्रोह का भी केस दर्ज हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिल गई थी। इसी साल तमिलनाडु में बारिश ने तबाही मचाई हुई है। मौसम विभाग ने यहां के लिए अलर्ट जारी किया हुआ है, जिसके मुताबिक यहां भारी बारिश दर्ज हुई। बारिश के बाद चेन्नई के कई इलाकों में पानी भर गया। भारी बारिश के बाद चेन्नई के हालात देखें। अशोकनगर से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि बारिश से कैसे जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। हालात चिंताजनक बने हुए हैं। भारी बारिश से कई नहर नाले यहाँ उफान पर है और कई इलाकों में बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। तमिलनाडु में लगातार हो रही बारिश के मद्देनजर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। निचले इलाकों में कई परिवार फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बाढ़ जैसे हालात के बीच त्रिची में फायर एंड रेस्क्यू टीम फंसे लोगों को लगातार रेस्क्यू कर रही है। तमिलनाडु में लगातार बारिश से हालात बेकाबू हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज भी तमिलनाडु में अलग अलग इलाकों पर भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। आईएमडी ने 2 दिसंबर तक यहां मूसलाधार बारिश होने के आसार जताए हैं। चेन्नई में भारी बारिश को देखते हुए आदेश जारी कर आज के लिए स्कूल कॉलेज बंद रखने को कहा गया है। गौरतलब है कि भारत के दक्षिण के राज्यों में पिछले 2 हफ्तों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे इन राज्यों में जल भराव और बारिश जनित घटनाओं में जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। भारी बारिश के कारण 2 दिनों में ही 8 लोगों की मौत हो गई है, जिस वजह से लगातार यहाँ लोगों से अपील की जा रही है कि सावधान रहें, सतर्क रहें। कोशिश करें कि घरों के अंदर ही रहें। बहुत ज़रूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। कई जगहों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है और सावधान करने के लिए बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया कानपुर टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। कानपुर टेस्ट के 5वें दिन मैच का रोमांच आखिरी ओवर तक देखने को मिला। भारत को जीत के लिए सिर्फ 1 विकेट की दरकार थी। ऐसा लग रहा था कि भारत की झोली में जीत आ ही गई, लेकिन आखिरी के ओवरों में कुछ ऐसा हुआ कि भारत जीत से
मरहूम रह गया और मैच ड्रॉ पर खत्म हो गया। खास बात ये रही कि टीम इंडिया के हाथ से जिस जोड़ी ने जीत छीनी वो भी एक भारतीय जोड़ी ही थी। भारतीय मूल के सचिन रविंद्र और एजाज पटेल ने आखिरी ओवरों में ऐसा खूंटा गाड़ा कि भारत को ड्रॉ से ही संतोष करना पड़ा। कानपुर टेस्ट के 5वें दिन का खेल जब शुरू हुआ तब टीम इंडिया को जीत के लिए 9 विकेट की जरूरत थी। 5वें दिन का पहला सेशन पूरी तरह से न्यूजीलैंड के नाम रहा। भारत एक विकेट भी हासिल नहीं कर पाया, लेकिन लंच के बाद भारतीय टीम ने वापसी करते हुए दूसरे सेशन में 3 विकेट झटक लिए। इसके बाद तीसरे सेशन में भी रविंद्र जडेजा और आर अश्विन ने अच्छी गेंदबाजी की। भारत की भी टीम के 9 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज चुका था। हालांकि सचिन रविंद्र ने एजाज पटेल के साथ मोर्चा संभाल लिया और भारतीय गेंदबाजों की मेहनत पर पानी फेर दिया। सचिन रविंद्र ने 91 गेंदों का सामना किया, जबकि एजाज पटेल ने 23 गेंदें खेली। दोनों ने नाबाद रहते हुए भारत के जबड़े से जीत छीनने में अहम भूमिका निभाई। वर्ल्ड चैंपियन न्यूजीलैंड को 284 रनों का लक्ष्य मिला था, लेकिन टेस्ट मैच के ड्रॉ की घोषणा के वक्त न्यूजीलैंड ने 98 ओवरों 9 विकेट पर 165 रन बनाए। भारत के लिए दूसरी पारी में रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट और आर अश्विन ने 3 विकेट चटकाए। टीम इंडिया के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने एक और इतिहास रच दिया है। इस बार आर अश्विन भारत के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने के मामले में हरभजन सिंह को पछाड़कर तीसरे नंबर पर आ गए हैं। सोमवार को कानपुर टेस्ट के आखिरी दिन अश्विन ने कीवी ओपनर टॉम लेथम को बोल्ड आउट कर ये उपलब्धि हासिल की। हरभजन के नाम अब तक भारत के लिए 103 टेस्ट मैचों में 417 विकेट दर्ज थे और टॉम लेथम आर अश्विन का 418वां विकेट था और अश्विन ने ये उपलब्धि 80 मैचों में ही हासिल कर ली। भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड लेग स्पिनर अनिल कुंबले के नाम है। कुंबले ने 132 टेस्ट मैचों में 29.65 की औसत से 619 विकेट अपने नाम किए थे। इस दौरान उन्होंने 35 बार पारी में 5 या उससे ज़्यादा विकेट चटकाए थे। महान ऑलराउंडर कपिल देव इस भारतीय लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। कपिल देव ने 131 टेस्ट मैचों में 29.64 की औसत से 434 विकेट अपने नाम किए हैं। कपिल देव के नाम टेस्ट क्रिकेट में 23 बार 5 विकेट हॉल दर्ज है। वहीं स्पिनर्स की बात करें तो अनिल कुंबले के बाद आर अश्विन भारत के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले स्पिनर बन गए हैं। रविचंद्रन अश्विन के लिए कानपुर टेस्ट काफ़ी बेहतरीन गुजरा है। गेंद के अलावा बल्ले से भी आर अश्विन ने शानदार खेल दिखाया है। अश्विन ने पहली पारी में 38 और दूसरी पारी में 32 रन बनाए और टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाने में मदद की। इस खबर में फिलहाल इतना।